आभा, अभी तक तुमने ये कपड़े यहाँ से नहीं उठाए, आखिर करती क्या हो? धोबी प्रेस करके कपड़े दे जाता है और तुम्हें उठाने में ही जोर आता है। प्रेस करवाने के पैसे लगते हैं, ये ऐसे ही रखे रह जाएंगे तो सिलवटें पड़ जाएंगी। इन्हें तुरंत अलमारी में रखो। सरिता जी चिल्लाकर बोलती हैं। ये सुनकर आभा भी चुप नहीं रहती है। मम्मी जी, ये कपड़े आप भी उठाकर रख सकती थी, फिर इतनी छोटी बात के लिए इतना सुना दिया। आपको तो मुझे डांटने का बस बहाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले धोबी कपड़े रख कर गया है, ये 2 दिन से नहीं पड़े हैं। फिर मैं सुबोध के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब मेरे 2 ही हाथ हैं, 4 हाथ नहीं हैं। मुझसे तो पूरे घर का काम करवाती हो और आप 4 कपड़े उठाकर भी नहीं रख सकती हो। तब तक सुबोध नहाकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर गुस्से में चिल्लाता है, तुम दोनों झगड़ना बंद करो, शांति से मुझे नाश्ता करके ऑफिस जाने दो। ये लड़ाई झगड़े देखकर मेरा सिर दर्द हो जाता है। कोई सुबह ऐसी है जो हमने प्यार से बिताई है। आप लोग रोज एक नई बात को लेकर क्यों बैठ जाते हो? मुझे क्या कह रहा है? अपनी पत्नी से बोल, जो रोज मुझसे झगड़ती है। लगता है मायके में भी अपनी माँ से ऐसे ही लड़ती रही होगी। ज़रा भी लिहाज नहीं है। माँ की उम्र की मैं हूँ, इसकी माँ समान हूँ। सरिता जी आंसू बहाते हुए बोली, वाह, बेटे के सामने मगरमच्छी आंसू बहा रही हो। मैं तो अपनी माँ से मायके में नहीं लड़ती थी, पर मुझे लगता है आपने अपनी बेटी से ऐसे ही डांट टपट कर काम करवाया होगा। प्यार से तो आपको कुछ भी कहना और समझना आता ही नहीं है। आभा बोलती है। सुबोध का सिर चकरा जाता है। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर भी दोनों सास बहू की बहस जारी रहती है। देख, तेरी वजह से मेरा बेटा नाश्ता भी करके नहीं गया। मुझे क्या पता था मुझे ऐसी झगड़ालू बहू मिलेगी जिसकी वजह से रोज मेरा बेटा भूखा रह जाता है। इसमें जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, बड़ों से बराबर जुबान लड़ाती है। तेरी जैसी बहू जिस घर में आ जाए तो उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती है। सरिता जी ने फिर से आभा को ताना दिया। हाँ, आपकी तो हमेशा से यही आदत है। आप अपनी गलती भी मुझ पर थोप देती है। आपका बेटा मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से भूखा गया है। मैं तो नाश्ता बना ही रही थी, कपड़े आप चुपचाप उठाकर रख देती तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। दोनों मन की भड़ास निकालकर चुप हो जाती है। आभा रसोई के काम में लग जाती है। सरिता जी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी बेटी काजल को फ़ोन लगा देती है और उसे सास बहू के बीच हुई सभी बातें बता देती है। मम्मी, आप में भी कुछ कमी है, थोड़ा भाभी को समझाओ तो मान जाएगी, पर आप भी चिल्लाकर बोलती होंगी। बहू को बेटी बनाकर देखो, उसकी गलतियों को माफ़ करना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे देखो, मेरी सास मुझ पर कभी नहीं चिल्लाती है, ना ही मुझे डांटती है, हमेशा प्यार से समझाती है। मैं भी उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, अपनी जुबान खोलती ही नहीं हूँ। भाभी को भी प्यार दो, उनके काम पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर देखना, वो आपकी हर बात मानेगी और आपका सम्मान भी करेगी। और आप दोनों के झगड़ों के बीच बेचारा मेरा भाई सुबोध की पत्नी बन जाती है। काजल ने अपनी मम्मी को समझाना चाहा, पर सरिता जी किसी की सुनती नहीं थी। सरिता जी फ़ोन रख देती है। आभा घर का काम करके थोड़ी देर कमरे में सोने चली गई। पीछे से सरिता जी की सहेली रेनू जी उनसे मिलने आई। उन्होंने आभा को आवाज़ लगाई, पर कमरे में टीवी देखते हुए उसकी आंख लग गई और बाहर की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। उन्होंने खुद ही चाय नाश्ता करवा दिया। रेनू जी भी कम नहीं थी। मेरी बहू होती तो झट से कमरे में से आ जाती और चाय नाश्ता करवा देती। मुझे तो हाथ लगाने की पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तेरी बहू को तो मतलब ही नहीं है कि सास की कोई सहेली आई है। रेनू जी तो कहकर चली गई, लेकिन जब आभा उठी तो घर में बवाल मच गया। आज सरिता जी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। तेरे मायके से कोई आता है तो खातिरदारी में लग जाती है, अपनी सहेलियों को खूब चाय नाश्ता करवाती है
और मेरी सहेली आती है तो नींद का बहाना बना देती है। वो कह रही थी कि तभी सुबोध आ जाता है। आभा भी चुप नहीं रहती। आपको तो कहने से फ़ायदा ही नहीं है। टीवी चल रही थी और मैं सचमुच थकी हुई थी, इसीलिए नींद लग गई। मैं कोई सोने का बहाना नहीं बना रही थी। आपको तो मैं हमेशा ही गलती लगती हूँ। इस घर के लिए कितना भी कर दो, हमेशा सुनना पड़ता है। सुबोध बीच में बोल पड़ता है, चुप रहो। सुबह जाऊँ तो झगड़े और शाम को घर आऊँ तो भी झगड़े। तुम दोनों को लड़े बिना नींद नहीं आती है क्या? मम्मी, आप इसे बेटी समझकर हर गलती माफ़ क्यों नहीं कर देती हैं? और आभा, तुम भी हमेशा जुबान लड़ाती हो, बोले बिना नहीं रह सकती हो क्या? मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस तरह रोज़ लड़ोगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। और सुबोध धमकी देकर कमरे में वापस आ जाता है। भी पीछे पीछे आभा आती है। सुनो जी, मुझे ब्याह कर लाए हो तो तुम अकेले घर नहीं छोड़ सकते हो। हमारा तो जोड़ा भगवान ने बनाया है। मैं तो हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। जाना है तो मम्मी जी घर छोड़कर चली जाएगी। रोज मुझसे इतना लड़ती है फिर भी थकती नहीं है। तभी सरिता जी कमरे में आ जाती है। मेरे बेटे के कान भरते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? ये मेरा बेटा है। मैंने इसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है और तू इस पर अपना अधिकार जता रही है। मैंने 27 साल पाला है। तुझे इस घर में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। कमरे में आकर दोनों फिर बहस करने लगती है। सुबोध फिर से परेशान हो जाता है। आप दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ती रहेंगी क्या? मैं सुबह जाता हूँ तो दोनों लड़ती हैं, मैं शाम को आता हूँ तो दोनों लड़ती हैं। मुझे घर में शांति चाहिए। माँ, आप तो समझदार हैं, आप ही चुप रह लिया करो। हर बात में प्रतिक्रिया देना ज़रूरी थोड़ी है। आप दीदी को भी तो माफ़ कर देती थी। हाँ, अब तो तू मुझे ही समझाएगा। शादी जो हो गई है मैं भी भूल गई थी। अब तो तू अपनी पत्नी की ही बात मानेगा। ये तो अभी आई है, लेकिन 27 साल से तो मैं ही तेरा काम कर रही हूँ। अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता है? सरिता जी गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है। सुबोध आभा को समझाने का प्रयास करता है कि आभा, तुम तो मुझे समझा करो। वो बड़ी है, उनकी बात मान लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। हर बात में बहस करना ठीक नहीं है। पत्नी के आने से माँ के प्रति कर्तव्य खत्म नहीं हो जाते हैं। बेटे को तो सब निभाकर चलना होता है। अब आप मुझे ही समझाएंगे? अपनी माँ के सामने तो आपकी एक भी नहीं चलती है। सुबोध दोनों को समझाकर हार जाता है। फिर वो कुछ सोचता है। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं तो सुबोध अपना सामान पैक करता है और घर छोड़कर चला जाता है। सुबह जब आभा उठती है तो सुबोध को नहीं पाती है और टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ती है। आभा, मैं तुमको घर में बड़ी उम्मीद से शादी करके लाया था, पर तुम मेरी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जीवन संगनी वो है जो हर परिस्थिति में साथ देती है, पति का दुख समझती है, पर तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे माँ ने बड़ा किया है और वो अगर तुम्हें 2 शब्द बोल भी देती है तो क्या हुआ? चुपचाप सुन लो। उनसे बहस करना, उन्हें जवाब देना ज़रूरी तो नहीं। तुम्हारी मम्मी कुछ कहती हैं तो तुम उसे ऐसे ही जवाब देती हो क्या? अपनी मम्मी की हर बात मानती हो तो क्या थोड़ी सी बात अपनी सास की नहीं मान सकती? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि घर में कितना सुख हो, शांति हो। हर समय लड़ाई झगड़े के शोर से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम दोनों तो आपस में लड़ झगड़ कर अपनी भड़ास निकाल लेती हो, पर मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? तुम सुनना नहीं चाहती और माँ को ज़्यादा सुना नहीं सकता हूँ। अब मैं घर से जा रहा हूँ। तुम दोनों आराम से रहो, आपस में लड़ो। मुझे यहाँ शांति नहीं मिलती है। आभा के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर दूसरी चिट्ठी सरिता जी पढ़ती हैं। माँ, आपको प्रणाम। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मैं आपको खुश रखूं, क्योंकि मैं आपके त्याग और बलिदान को जानता हूं। अपने पापा के बिना हम दोनों भाई बहन को पाला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बेटा हूं और आपका मुझ पर पूरा हक है। आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, पर अब आप एक सास हैं और सास को भी कई जगह कड़वे घूंट पीने होते हैं। जिस तरह आप मुझे और दीदी को माफ़ कर देती थी,
उसी तरह आप आभा की छोटी गलती को भी माफ़ कर सकती थी। आखिर आपके अंदर एक माँ का भी दिल धड़कता है जो सास बनने के बाद कहाँ चला गया है। मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, पर अपनी पत्नी के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आप दोनों को खुश रखूँ, पर मैं हार गया हूँ, इसीलिए इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप दोनों आराम से रहिएगा, आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। दिन भर काम करके थका हारा घर आता हूँ, पर घर आकर रोज़ माँ और पत्नी से झगड़े देखता हूँ। सुकून की एक शाम नसीब नहीं होती है। मैं एक बेटा हूँ, एक पति भी हूँ, पर एक इंसान भी तो हूँ, जिसे सुकून भी चाहिए होता है। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप दोनों को साथ रहना है। आभा को मायके भेज नहीं सकता हूँ और आपको बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं ही घर से जा रहा हूँ। सरिता जी चिट्ठी खत्म करती है तो सामने आभा खड़ी मिलती है। दोनों एक दूसरे की चिट्ठी पढ़ते हैं और परेशान हो जाते हैं। सुबोध के मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं, पर वो मोबाइल बंद आता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। सरिता जी अपनी बेटी को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताती है तो काजल कहती है, मम्मी पुलिस में कंप्लेंट मत करना, अब आप दोनों ही घर पर हो, पुलिस बेकार ही में पूछताछ करेगी। आप दोनों अपना व्यवहार सुधार दो, सुबोध जल्दी घर आ जाएगा। 2-3 दिन निकल जाते हैं। आभा और सरिता जी परेशान ही रहते हैं। आभा के दिमाग में एक बात आती है और सरिता जी के साथ वो सुबोध के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां उसे सकुशल काम करते देख दोनों की सांस में सांस आती है। वो दोनों उससे मनुहार करती है कि घर चलो, पर सुबोध मना कर देता है। थोड़ी देर बाद काजल वहाँ टिफ़िन लेकर आती है तो दोनों सास बहू समझ जाती है कि सुबोध काजल के घर पर रुका हुआ है। सुबोध मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने मम्मी जी का बड़ा अपमान किया है, उनसे बहस करके मैंने घर का माहौल बिगाड़ दिया था। मैं वचन देती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, तूने भी समझाया और काजल ने भी समझाया था कि आभा को बेटी बनाकर रखो तो वो मुझे माँ समझेगी। मैंने हमेशा अपना सास का रौब दिखाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेटा माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, तुम भी हम दोनों को माफ़ कर दो, सरिता जी ने कहा। तभी सुबोध बोलता है, मम्मी आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मेरे लिए माँ भी ज़रूरी है और पत्नी भी। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। सुबोध आगे बोलता है, काजल दीदी आप मेरे लिए शाम का खाना मत बनाना, मैं अपने घर ही जाकर खाऊंगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शाम को सुबोध घर पहुंचता है तो देखता है घर में शांति ही है। आभा चाय बनाकर लाती है और पीछे से सरिता जी पकौड़े तलकर लाती है। आज दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों घर गृहस्थी में झगड़े चलते रहते हैं, पर हर बात में बहस करके उसे लंबा खींचना भी सही नहीं है। सास और बहू को मिलकर रहना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, वरना इन सब के बीच में एक बेटा एक पति पिसकर रह जाता है।